हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज से हम लोग पॉलिटी का चैप्टर वाइज घटना चक्र को स्टार्ट कर रहे हैं। जो कि आपको ये बुक दिख रहा होगा, ये पुरानी एडिशन है 2022 की। लेकिन आप नई एडिशन 2025 या 26 का जो भी आएगा ले लीजिएगा। तो हम लोग आज इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें हम पढ़ेंगे संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। इसको हम लोग सबसे पहले यहाँ नोट्स जो दिए गए इनको पढ़ेंगे, और नोट्स को पढ़ने के बाद फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर लगाएंगे। उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलिए। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग मई 1934 में की गई थी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग कब की गई थी? मई 1934 में। जो भी इंपॉर्टेंट होगा हम उसको अंडरलाइन या बॉक्स में डालते जाएंगे, आप उनको ध्यान में रखते जाइएगा। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने की थी। कहां पर? रांची में स्वराज पार्टी ने की थी। वर्ष 1934 में ही वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का विचार एम एन राय ने दिया था। किसने दिया था? एम एन राय ने। संविधान सभा के गठन का विचार किसने दिया था? तो एम एन रॉय ने दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर पहली बार स्वराज पार्टी के बाद, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर पहली बार स्वराज पार्टी के बाद पटना में मई 1934 में ही संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई थी, जिसकी पुष्टि कांग्रेस के 1936 के अधिवेशन 1936 में जो अधिवेशन हुआ फैजपुर में अधिवेशन में की गई। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधित्व निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया था। तो ये जो है कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा भारतीय संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो किस आधार पर? तो प्रतिनिधिक चुनाव के आधार पर। इसको याद रखिएगा, प्रतिनिधिक चुनाव के आधार पर गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर जनसंख्या के आधार पर होना था। तो प्रांतों का जो प्रतिनिधित्व था किस आधार पर होना था? तो जनसंख्या के आधार पर होना था। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम क्या बोलेंगे कि प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। आगे है, ही नोट्स है। मोटे तौर पर मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। पूछा जाता है क्वेश्चन कि जनसंख्या को पैमाना बनाया गया था प्रतिनिधि चुनने के लिए, लेकिन कितने पर? प्रति 10 लाख, यानी 10 लाख व्यक्ति की तरफ से एक व्यक्ति उसमें गए थे। ये निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। संविधान सभा की कुल सदस्य की संख्या कितनी थी? 389। संविधान सभा के कुल सदस्य संख्या कितनी थी? तो 389। याद हो गया आपको? संविधान सभा के कुल सदस्य कितने थे? 389 निर्धारित थी। इनमें से 296 सीट ब्रिटिश भारत को, कितना सीट ब्रिटिश भारत को? 296 सीट ब्रिटिश भारत को तथा 93 सीट, कितना? 93 सीट देशी रियासतों को। 93 सीट देशी रियासत, 296 ब्रिटिश भारत और आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीट में से 292 सदस्य का चुनाव 11 गवर्नर के प्रांतों से और 4 का चुनाव मुख्य आयुक्तों के प्रांतों प्रत्येक में से एक से किया जाना था। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुआ।
संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में क्या हो गया, संपन्न हो गया। 296 सीट यानी ब्रिटिश भारत को आवंटित थी, में से कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73। ठीक है, कांग्रेस को कितना आया, तो 208, और मुस्लिम लीग को कितना आया, तो 273। इसको भी आप याद रखेंगे कि संविधान सभा निर्माण के लिए जो सदस्य चुना जाना था, उसमें टोटल कितना था सदस्य, 389 था, मुस्लिम लीग को 73, और जो इसमें कांग्रेस था इसको 208 मिला, तथा छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। स्वतंत्र सदस्य को कितनी सीटें मिली थी, 15। देशी रियासतों ने प्रारंभ में संविधान सभा में भाग नहीं लिया। 28 अप्रैल 1947 को प्रारंभ संविधान सभा के नेतृत्व अधिवेशन में, तृतीय अधिवेशन में, इसमें तृतीय अधिवेशन में कहां पढ़ रहे थे, तृतीय अधिवेशन से इसमें भारतीय देशी रियासतों के प्रतिनिधि क्रमिक रूप से शामिल होना प्रारंभ हुए। संविधान सभा मुख्यतः अप्रत्यक्ष चुनाव का परिणाम था। अप्रत्यक्ष चुनाव का परिणाम था मतलब समझ लीजिए, वहां पर जनता कोई जो वहां पर चुनाव हुआ था वो डायरेक्टली रूप से किया गया था। कोई प्रत्यक्ष चुनाव जिस तरीके से आज हम लोग मतदान करते हैं, अपना सरकार चुनते हैं, तो इस तरीके से कोई बात नहीं था उस समय में। उस अप्रत्यक्ष रूप से मतलब ये होता है, जैसे अभी राष्ट्रपति का चुनाव भारत में होता है, तो राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो उसमें एमपी एमएलए भाग लेते हैं, लेकिन हम एमपी एमएलए को चुनकर भेजते हैं, हमारे तरफ से वो लोग भाग लेते हैं, ना कि हम प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति को वोट देते हैं। तो वही एक अप्रत्यक्ष, उसी को कहा जाता है प्रांतों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया। यह निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। 1935 अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर, शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर सीमित था। कहने का मतलब है कर, शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर सीमित था। 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया कि वे दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में हेलो, तो चलिए कहाँ थे हम लोग, देखिए यहाँ पर हमने पढ़ लिया कि अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर, शिक्षा और संपत्ति के आधार पर सीमित था। 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया कि वे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित होंगे। तो पूछा जाता है क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को। याद रखिएगा, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसीलिए आप इसको याद रखेंगे। 9 दिसंबर 1946 को सभा की पहली बैठक में कुल 207 सदस्य ने, जिसमें 9 महिलाएं थी, ने हिस्सा लिया। पूछा जाएगा संविधान सभा की पहली बैठक जब हुई थी उसमें कितना सदस्य भाग लिया था, तो 207। महिला कितना थी,
तो 9 याद रहेगा आपको। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। हालांकि इसको करने के बाद हम इसका पीवाईक्यू लगाएंगे, वहां आपको क्लियर हो जाएगा कि देखिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। मतलब पूछा जाता है संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता कौन किया था? तो ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, है ना। 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी थे, ध्यान रखिएगा ये अस्थायी थे, मतलब फिक्स नहीं था। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। निर्विरोध मतलब इसके विरोध में कोई भी नहीं खड़ा था। 13 देखिए 11 दिसंबर को क्या हो रहा है? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष को चुन लिया गया। ये कब की बात है? ये 11 दिसंबर की बात है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तो संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत करते हैं? 13 दिसंबर 1946 को, जो कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के तहत हुए विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है। 3 जून 1947 के तहत हुए विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन किया गया तथा मूल भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या घटकर 299 रह गई, जिसमें भारतीय प्रांतों के 229 प्रतिनिधि और भारतीय रियासतों के 70 प्रतिनिधि शामिल थे। भारतीय संविधान के निर्माण और उसके अंगीकृत होने तक में संविधान सभा को कुल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा। संविधान सभा को संविधान निर्माण करने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन समय लगा। ठीक है। ज्ञातव्य है कि लोकसभा और राज्यसभा की वेबसाइट पर इस संदर्भ में 2 वर्ष 11 माह 17 दिन का समय मिलता है, जिसका कारण संभवतः संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किए जाने के दिन को संविधान के निर्माण की अवधि में शामिल न किया जाना है। इसके लिए कुल 11 अधिवेशन कुल 165 दिन हुए, जिसमें से 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया था। संविधान के प्रारूप पर विचार कितना दिन किया गया था? तो यहाँ पर कहा गया कि 11वें अधिवेशन अंतिम 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को किया गया था। संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। डेट काफी महत्वपूर्ण है, इनको याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है। उसके बाद इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर 284 सदस्य द्वारा किए गए थे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव बी एन राव का पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। तो पूछा जाता है संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो बेनेगल नरसिंह राव को, इसका शॉर्ट में नाम बोलेंगे बी एन राव। पूछा जाता है संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये थे आपके बी एन राव। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये थे आपके बी एन राव, संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित किया गया। कैसे? कहता है कि 1949 ईस्वी को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित किया गया। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।
ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इनको भी आप एकदम ध्यान में रखिए। संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। लाइन बाय लाइन क्वेश्चन ही है, आप इसको समझिए। जो भी इसमें दिया गया चीज है सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है या पूछा जा सकता है, क्योंकि ये घटना चक्र की बुक है, काफी महत्वपूर्ण है। आप अगर कहीं किसी भी टीचर से पूछेंगे, निश्चित रूप से आपको रिकमेंड करेंगे कि आप इनको जरूर पढ़िए। ठीक है, तो कहता है संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। ये भी आप याद रखेंगे, भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 थी। उनके नाम इस प्रकार है। अब देखिए 15 का नाम यहाँ पर आपको दिया गया, कितना अच्छा बात है, 15 का नाम यहाँ पर आपको दिया गया है। चलिए इन 15 के नाम को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है विजय लक्ष्मी पंडित, नंबर एक है विजय लक्ष्मी पंडित, नंबर 2 है राजकुमारी अमृत कौर, नंबर 3 है सरोजनी नायडू, नंबर 4 है सुचिता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला रॉय, जी दुर्गाबाई, ये है आपका 7वां। 8वां है हंसा मेहता, 9वां है कलमा चौधरी, 10वां है रेणुका रे, 11वां है मालती चौधरी, 12वां है दक्षयानी वेलायुधन, और 13वां है बेगम एजाज रसूल, और 14वां है एनी मस्करिनी, तथा 15वां है अम्मू स्वामीनाथन। ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। ग्रेनवेल एस ऑस्टिन ने कहा संविधान सभा क्या था, मतलब कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। कहने का मतलब है कि संविधान सभा में केवल कांग्रेस के ही लोग हैं, ठीक ना। कांग्रेस एक तरह की संस्था है। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए। अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? 2 सितंबर 1946 को। आपसे पूछा जाएगा अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? तो 2 सितंबर 1946 को। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। कब किया गया? 2 सितंबर 1946 को। इसमें मुस्लिम कहता है इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुआ। हालांकि उनके शामिल होने के लिए विकल्प खुला रखा गया था। अंततः 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया, तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधि को कैबिनेट में शामिल किया गया। यहां तक हमारा ये खत्म हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। हमारा ये नोट्स खत्म हो गया, अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं हम लोग। यहाँ नीचे में है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। प्रश्न कोश आ गया आपका, मतलब यहां से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? क्वेश्चन फिर से सुनिए। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने 1934 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, और मुस्लिम लीग ने 1942 में, सर्वदलीय सम्मेलन में ने 1946 में। इसका राइट आंसर है आपका ए, जिस स्वराज पार्टी 1934 में। संविधान भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में सर्वप्रथम 1934 में, कहा रांची में, आपको याद रहना चाहिए। कहता है मई 1934 ईस्वी में, एक्सप्लेनेशन है ये। 1934 रांची में स्वराज पार्टी की आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। मतलब पहली बार संविधान सभा का विचार 1934 में, कब? मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने उठाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया? फिर से क्वेश्चन समझते हैं। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया? संविधान निर्मात्री सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया था? चलिए इनको आगे देखते हैं हम लोग। इसका ऑप्शन है
एम एन रॉय, इसका एम एन रॉय ही आंसर हो जाएगा, एम एन रॉय ही आंसर हो जाएगा। बी आर अम्बेडकर, एनी बेसेंट और पहले ही पढ़ लिए हम लोग। 1934 में ही भारत में संविधान निर्मात्री सभा का विचार एम एन रॉय ने दिया था। ठीक है, हम लोग नोट्स में भी इसको पढ़े हुए थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया था। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। संविधान के निर्माण का प्रस्ताव किया गया था। तो ऑप्शन है साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा, ब्रिटिश कैबिनेट मिशन द्वारा। इसका क्रिप्स मिशन द्वारा आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने यानी द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के पश्चात प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1942 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुसार अनुपात में था? एक प्रतिनिधि कितना? 10 लाख हमने नोट्स में पढ़ा है। 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि रखा गया था। कितने व्यक्ति पर? 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि रखा गया था आपको, ठीक ना। एक प्रतिनिधि कितने व्यक्ति पर? 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि रखा गया था। ठीक है, 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि रखा गया था। कितने व्यक्ति पर? 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि रखा गया था। ठीक है, तो इसमें आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। कैबिनेट मिशन वर्ष 1946, कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत आया था। मिशन ने अपनी मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख प्रति व्यक्ति के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्माण की व्यवस्था प्रस्तुत की गई थी, प्रस्तावित थी। मतलब प्रति 10 लाख व्यक्ति पर, प्रति 10 लाख व्यक्ति पर जो है, प्रति 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि चुना गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? अब देखिए यहां पर पूछा गया है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, यह बात आपको कहा गया है। तो बताइए इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम वुड, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स। इसमें जो है विलियम वुड नहीं था, बाकी ये तीनों थे, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्य स्टेफर्ड क्रिप्स अध्यक्ष बोर्ड ऑफ स्ट्रेड, पैथिक लॉरेंस भारत सचिव और एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। यहां तक क्लियर हो गया आपको? अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो भारतीय संविधान सभा गठन कब किया गया था? चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान सभा गठन किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स मिशन योजना 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। इसका आंसर हो जाएगा 1946, कैबिनेट मिशन योजना 1946। भारतीय संविधान सभा गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। यहां तक कोई दिक्कत आपको समझने में? चलिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे?
कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे जवाहरलाल नेहरू। कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कहता है 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई थी कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था तथा जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से कौन सा अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? श्री राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, श्री राधा कृष्णन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राधा कृष्णन, एस राधा कृष्णन। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नव निर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें श्री राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री और राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस प्रथम आंतरिक राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। राधाकृष्णन इसका सदस्य नहीं था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है आपका कथन ए वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी और कारण कहता है वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। ठीक है। तो देखिए क्या कहता है कथन ए और बी, इसका आंसर सी हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 का एक्सप्लेनेशन ऊपर है यहाँ पर देखिए, काफी लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन है। अक्टूबर 1943 में लिन लिथगो के स्थान पर आर्कीबाल्ड वेवेल वायसराय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। वे भारतीय संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 में लंदन गए। वहां उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात की तथा कुछ प्रस्ताव रखे। जून 1945 में उन प्रस्तावों को वेवेल योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया। वेवेल योजना के प्रस्तावों में कार्यकारी परिषद में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होना, परिषद व वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना, शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन का बुलाया जाना तथा युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों के द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना इत्यादि प्रावधान शामिल थे। वेवेल योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध दूर करना, भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना और संवैधानिक गतिरोध द्वारा दूर करना। इनका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को सुदृढ़ करना नहीं था जिससे भारत की विभाजन रुक सके। अतः कथन सत्य है पर कारण गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? तो संविधान सभा के विषय में सत्य वाली बात बोल रहा है। ठीक है। तो कौन सा सत्य है ये बताना है। देखिए निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है। तो कौन सा सत्य है? इसका ऑप्शन सी लिया गया 3 और 4। ठीक है। वह वयस्क मताधिकार के आधार पर आधारित था, बिल्कुल नहीं, ये नहीं था। वह अप्रत्यक्ष निर्वाचन परिणाम था, नहीं था ये। वह बहुदलीय निकाय थी, ये बात सही है। और उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चयन कीजिए। 3 और 4 होगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्या कहता है कि संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधान सभाओं का उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया। अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। ये बात हमने पहले भी पढ़ लिया है। संविधान सभा जो है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम है। इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे
इस सभा ने अपने कार्य का संचालन करने के लिए अनेक समितियां का गठन किया था। सही बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। कहता है भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो यहाँ है यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, ये भी बात सही है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, ये बात गलत है। यह बहुदलीय संरचना नहीं था, ये भी बात गलत है, बहुदलीय संरचना था। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत था, ये भी बात सही है। ठीक है, ये भी बात सही है। अब देखिए ये एक बात सही है, दोनों ए और डी सही हो रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं ए और डी, ए और डी लिया है, ए और डी क्या है, सही है। उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या ऊपर देखने के लिए बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है। तो संविधान सभा के बारे में गलत कथन बताना है कौन सा है। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है, तो बताइए गलत कथन इसमें से कौन सा है। तो इसने बड़ी संख्या में समितियां की मदद से काम किया, उसमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थे, उसमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। निम्नलिखित में संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है। ये गलत है, बाकी ये सही। तीनों ये गलत है, ये क्वेश्चन नेगेटिव है इसलिए इसका आंसर ये होगा, बाकी ये सही है। इसमें बड़ी संख्या में समितियां की मदद से काम लिया गया, उसमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति थे, जिसके अध्यक्ष कौन थे, ये बी आर अम्बेडकर थे। ये भी सही। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडिया और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधि दिया गया। तीसरी बात, इनकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। तो इसका एक्सप्लेनेशन है, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन आधार पर हुआ था, न कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर। प्रत्यक्ष चुनाव निर्वाचन द्वारा कर, संपत्ति और शैक्षिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया था। सभी को मताधिकार प्रदान सभी सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था। मतलब सभी लोग मत नहीं दे सकते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य को क्या कहते हैं। ब्रिटिश संसद द्वारा नामित सदस्य नहीं, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, या विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य कौन थे। प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हो गया हमारा। अब 15 की ओर चलते हैं। यहाँ है आपका 15 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था, ये पूछ रहा है। कैसे हुआ था बताइए। प्रांतीय सभाओं द्वारा, प्रांतीय सभा, सीधे जनता द्वारा ये नहीं हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा ये भी नहीं हुआ था। भारतीय राज्यों के शासकों ये तो बिल्कुल भी नहीं हुआ था। ठीक है, इसीलिए प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था, प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, संविधान सभा के चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। देखिए आपने पढ़ा है कि जो ये सच्चिदानंद सिन्हा थे ये अस्थाई थे, लेकिन अस्थाई कौन थे, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कौन बने थे, ये अस्थाई बने थे 9 को, ये 11 को बने थे अस्थाई। ठीक ना। चलिए कहता है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की।
संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा सचिदानंद सिन्हा। ये 11 दिसंबर को 9 दिसंबर को किया था। ये कब किया था? 9 दिसंबर 1946 को किया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर को वो अस्थायी अध्यक्ष थे, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर सचिदानंद। उद्घाटन का मतलब हुआ शुरुआत, जब फर्स्ट दिन जो अध्यक्षता किया गया था वो क्या कहते हैं, सचिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था, इसलिए इसको उद्घाटन बोलते हैं। ठीक ना। इसका व्याख्या ऊपर दिया ही गया है, इसीलिए व्याख्या नहीं दिया गया नीचे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कहता है भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष, भारत के संविधान निर्मात्री सभा के भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष पूछे गए हैं। भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन है? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि फिक्स थे, परमानेंटली हुए थे। ठीक ना। ये कौन हुए थे? ये परमानेंटली थे। ठीक ना। और अस्थायी पूछा जाएगा तो अस्थायी तो इसमें नहीं है, वो सचिदानंद सिन्हा थे। ठीक ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। वो वाला नहीं है, 1946 वाला नहीं, स्वतंत्र भारत का पूछा गया है। ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही है, ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही है ना। स्वतंत्र भारत के भी जो है, ये भी कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या ऊपर देखें। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन है? संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो इसका फ्रैंक एथोन एंथोनी एंथोनी फ्रैंक एंथोनी संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष, अस्थायी उपसभापति उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्होंने 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को अस्थायी सभापति अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा सिन्हा द्वारा मनोनीत किया गया था। एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष थे, पहले अस्थायी उपाध्यक्ष थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? भारतीय संविधान सभा की स्थापना 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949 या 26 दिसंबर 1949 को किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को उसकी प्रथम बैठक के आरंभ होने के साथ हुई। प्रथम बैठक के आरंभ होने के साथ हुई उसकी स्थापना। प्रथम बैठक की अध्यक्षता कौन किया था बताइए? तो अभी तुरंत क्वेश्चन को हम लोग किए हैं, तो उसके प्रथम बैठक की अध्यक्षता कौन किया था? तो ये क्या था? 9 दिसंबर को अस्थायी रूप से डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, और 11 दिसंबर को अस्थायी रूप से निर्विरोध घोषित किया गया था। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा गया, बार बार पूछा जाता है। ठीक है। चलते हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष बनाए गए थे कौन? अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो अध्यक्ष बनाए गए थे आपको अस्थायी रूप से डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। अभी आप लोग को थोड़ा सा आंख दिख रहा होगा, मतलब थोड़ा सा नींद टाइप से। देखिए अभी रात के कितने बज रहे हैं? 1:47 हो रहा है ना। इतनी रात को वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1:47 AM हो रहा है। ठीक है ना, इसीलिए थोड़ा सा संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ये तो बात हम कई बार पढ़ चुके हैं। चलिए, 24 नंबर है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा गठन कब हुआ था बताइए? तो संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा गठन हुआ था दिसंबर 1946, दिसंबर 1948, दिसंबर 1950। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 1 दिसंबर 1946। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन अधिवेशन कब शुरू हुआ? 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 या 19 नवंबर 1947 या 30 जून 1949। इसका ऑप्शन बी सही हो गया है ना, इसका ऑप्शन बी सही हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब शुरू हुई, कब हुई थी पहली बैठक? भारतीय 9 दिसंबर 1946 होगा। कई बार एक क्वेश्चन को बीपीएससी द्वारा कई बार रिपीट किया गया, इसीलिए हम बोल रहे हैं आपको बार बार, इस चीज को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं आपके सामने कि प्लीज इसको आप बस बहुत ही बढ़िया तरीके से देख लीजिएगा, ताकि आपके लिए ये बहुत ही फायदेमंद होगा, ठीक ना, क्योंकि ये बीपीएससी का जो है पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, और कई बार विभिन्न एग्जामों में रिपीट होता है ये, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया कब? जनवरी 1946, उसके बाद कहता है 22 जनवरी 1947, 20 फरवरी 1947 और 26 जुलाई 1946। तो इसका ऑप्शन जो है 22 जनवरी 1947 होगा, 22 जनवरी 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 हम कर लिए हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है ना। 13 दिसंबर को उन्होंने 1946 में वो रखा था प्रस्ताव, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्ताव प्रस्तावना का प्रारूप बन गया, ठीक है। प्रस्तावना का प्रारूप जो भी जवाहरलाल नेहरू द्वारा उस समय में दिया गया था प्रस्ताव, वही प्रस्तावना का प्रारूप बन गया। क्वेश्चन नंबर 28, संविधान सभा के मुख्य सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? इसका हो जाएगा राइट आंसर ए, जवाहरलाल नेहरू ने। इसको हम कई बार पढ़ चुके हैं, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ठीक है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो कई बार रिपीट हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। 30 नंबर है, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही बोल रहा है ना? पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव जो कि संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया, ये बात सही है, किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। चलिए, उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। उसके बाद है संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। इससे मेरा कोई मतलब नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1 2 3 तीनों, ठीक है। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के तहत राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों यानी सांसद एवं विधायक के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से किया जाता है। अन्य 3 कथन सही है। अगला देखिए, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने सदस्य कितने अधिवेशन हुए? अच्छा 12 शायद हुए थे, हाँ 12। कितने अधिवेशन हुए? 12 हुए थे, ठीक ना। कितने अधिवेशन हुए? तो 12 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? भारतीय संविधान सभा को बनाने हेतु कुल कितने? 12 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का। भारतीय संविधान सभा के निर्माण में संविधान सभा को बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। और इस दौरान इसके कुल 11 अधिवेशन कुल 11 अधिवेशन कुल 11 कुल 11 अधिवेशन कुल 165 दिन
लगे थे। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समावेशित हुआ, समवेत हुई थी, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस प्रकार निकटतम सही उत्तर सी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। कहता है कि इसके सही तिथि को बताइए। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। भारत की संविधान सभा की तिथि, भारत की संविधान अंतिम बैठक कब हुआ था इसका? तो 24 जनवरी 1950 को। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या है? तो 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 याद रखिएगा, 24 जनवरी 1950। संविधान जिस दिन लागू होना था उससे जस्ट 2 दिन पहले अंतिम बैठक पूछेगा। संविधान जिस दिन लागू होता था उससे जस्ट 2 दिन पहले, संविधान जिस दिन लागू उससे जस्ट 2 दिन पहले अंतिम बैठक। इसकी व्याख्या नहीं दिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ये ऑप्शन से हो जाएगा इसका। 32 33 हो गया हमारा। 34 पे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ है आपका 34 नंबर। सूची एक्स को सूची वाई से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर है आपका सूची एक्स और सूची वाई। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के मूल एकमात्र कांग्रेस सदस्य कौन थे? इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर आपका बी है। तो बी का क्या हो जाएगा? ए का 4। तो आप देख लीजिए यहाँ पर ए का 4, ए किधर है? ए का 4, ए का 4, ये हो गया ए का। उसके बाद देखिए बी का 3, ये हो गया बी का। और सी का 1, सी का 1 और डी का 2। ठीक है ना, डी का 2। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए ए का 4 मतलब संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी। बी का देखिए 3 है। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेस सदस्य थे के.एम. मुंशी। ठीक है, के.एम. मुंशी। उसके बाद आपको डी का 2, डी में है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और सी का हो गया आपका 1, सी का 1 जो कि है राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य थे वीटी कृष्णा मचारी। इस तरीके से आपका क्वेश्चन 34 कंप्लीट। 35 पे चलते हैं। अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन है कुछ। सही सम्मेलन इस प्रकार है। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य के.एम. मुंशी थे। और राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व वीटी कृष्णामाचारी करने वाले संविधान सभा के सदस्य थे। और संघ संविधान समिति के उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। और नोट में है संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सदानंद सिन्हा द्वारा निर्नामित किया गया था। एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष थे। एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था? काफी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है विभिन्न एग्जामों में, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? इसका आंसर हो जाएगा बी एन राव। कई बार रिपीट हुआ है। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव, बी एन राव कहते हैं इसको, संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ पर है आपका 36 नंबर। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा? बी एन राव द्वारा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी एन राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था।
जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया। बी.एन. राव के मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। उसके मूल प्रारूप में कितना था अनुच्छेद? 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। पूछा जाएगा बी.एन. राव के मूल प्रारूप में कितना अनुच्छेद था? 243 अनुच्छेद, 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां, 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? तो आगे इसका राइट आंसर अभी नहीं दिया गया यहाँ पर, लेकिन एक्सप्लेनेशन है। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 को 49 से प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला। प्रथम वाचन पूछा गया, डेट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 17 नवंबर 1949 से स्टार्ट हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला। था प्रश्न में दिए गए विकल्प में कोई विकल्प सही नहीं है। अगला क्वेश्चन 38 नंबर है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? नवंबर 1949 को बनकर रेडी हो गया था, 26 नवंबर 1949 को। लेकिन उस दिन इसको लागू नहीं किया गया क्योंकि उसकी आपको पता है कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। उसके पीछे भी रीजन है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन उससे पहले देख लेते हैं हम लोग। कहता है भारतीय संविधान के उद्देश्य कार्य प्रस्तावना में उल्लेखित किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। संविधान को अपनाने, उनके पूर्ण होने, पारित होने तथा इनको अंतरिम रूप देने की तारीख 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता अतः कालीन, सांसद अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए। तथापि संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को अगर कहेगा पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। अंगीकृत की बात आएगा 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। अंगीकृत की बात आएगा 26 नवंबर 1949। चलिए इसका 39 हो गया, 40। अब हम लोग 40 पे आ जाते हैं। यहाँ पर संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था 15 अगस्त 1947 को, 30 जून 1948 को, 26 नवंबर 1949 को या 26 जनवरी 1950 को। इसका राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। भारतीय संविधान को स्वीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? अपनाने की बात जब भी करेगा, अंशतः लागू होने की बात जब भी करेगा, तो भारतीय संविधान अंशतः लागू हो गया था। मतलब पूर्ण रूपेण जो है लागू नहीं हुआ था, लेकिन कुछ उसका जो हिस्सा है वो लागू हो गया था। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 हमारा क्या कहता है? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? लागू होने की बात आया है यहाँ पर, वहां पर आया किस तिथि को अपनाया गया? अपनाया गया मतलब लागू हो गया था, मतलब पूर्ण रूप से ये काम करना शुरू कर दिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 कब होगा? 26 जनवरी 1950। संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन कहता है संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया। देखिए क्वेश्चन आ ही गया ना। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। पहला ही आंसर आपका हो गया सही, ठीक ना, पहला ही आंसर हो गया सही, क्योंकि उसने उस दिन को 30 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए गणतंत्र दिवस के रूप में इसको मनाने का निश्चय किया गया।
ठीक है ना, बीपीएससी 11 में पूछा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का विकल्प संकल्प किया गया और आजादी के पूर्ण पूर्ण तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा, परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया और तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ठीक है, स्वाधीनता दिवस के रूप में, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने के लिए हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस 26 नवंबर या 26 जनवरी? 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। आपको क्वेश्चन हो गया याद और हम लोग अभी कहाँ चले आए हैं? क्वेश्चन नंबर 44 को कर लिए हैं। ठीक ना, कल से हम लोग लाइव आएंगे 8 बजे शाम में और लगभग 11 बजे तक चलेगा। 3 घंटे की लाइव होगी। ठीक है ना, अभी 2:05 हो चुका है, लगभग 2 बज रहा है। अभी थोड़ा सा लेट हो चुका है, नहीं तो अभी एक टॉपिक को और हम लोग खत्म करते। कल से हम लोग टॉपिक वाइज लेंगे और लाइव रहेंगे। इसलिए सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि 8 बजे के बाद आप लोग, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटी है टीचर में, निश्चित रूप से आप इनको ज्वाइन कीजिएगा और साथ ही साथ अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए फायदेमंद होगा। चलिए इनको आगे पढ़ते हैं हम लोग। अब कहता है भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार और संविधान सभा द्वारा अंगीकृत हुआ और इनके कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे, जिसके फलस्वरूप इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान को अपनाया गया था। अपनाया कब गया? संविधान सभा द्वारा, संवैधानिक सभा द्वारा गवर्नर जनरल। इसको ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और इसी को कहते अपनाना कहते अंगीकृत बोलते इसी को, और अधिनियमित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान सभा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत का संविधान अंगीकृत किया गया तो 26 नवंबर 1949 को। आगे है बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित हुआ था, कहां से हुआ था? तो चलिए इनका पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से। इसका हुआ था आपको बी, मुंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था। कहां से हुआ था? मुंबई प्रेसिडेंसी से बी आर अम्बेडकर का। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वर्ष 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा अविभाजित अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत, पूर्ण भारत उसमें विभाजित नहीं था, भाग से निर्वाचित हुए थे। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर अम्बेडकर भारतीय गणराज्य के मुंबई प्रेसिडेंसी के पूर्ण संसदीय क्षेत्र से चुनाव निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। पुनः सीट उनके लिए कांग्रेस के एम एन जयकर ने त्यागपत्र देकर रिक्त की थी। एम एन जयकर उसके जगह पे था पहले से। यद्यपि विकल्प ए में शामिल पश्चिम बंगाल है, फिर भी यह अभिष्ट विकल्प नहीं हो सकता क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर पूर्वी बंगाल से प्रथमतः निर्वाचित हुए थे, अतः उन्होंने मुंबई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित सदस्य के रूप में संविधान सभा में। स्पष्ट है कि अभिष्ट उत्तर बी सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु बताइए।
B.R. अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु बताइए। 1 घंटा से ज्यादा की क्लास हो गई है। चलिए, B.R. अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, 1891 में जन्म और 56 में मृत्यु। ठीक है। भारतीय संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। 14 अप्रैल 1800 मध्य प्रदेश के महू में हुआ था और मृत्यु 6 दिसंबर 1856 को दिल्ली में हुआ था। जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के महू में और मृत्यु हुआ था 6 दिसंबर 1956 को। कहां पर? तो दिल्ली में। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है ना? निम्नलिखित कथनों, इसको हम लोग खत्म करेंगे पूरा आज। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। अगला है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फाउंडेशन के गठन का उपबंध किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 दोनों होगा। नवंबर दिसंबर 1932 में लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के एक ठोस योजना को अंतिम रूप में पेश किया गया था। इसमें ब्रिटिश भारत के सूबे और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रावधान किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 हो गया था। 51 हम लोग, कितना क्वेश्चन है जी? मैं आपको, चलिए बहुत कम क्वेश्चन बचा हुआ, 77 है बस। चलिए, 51 पे हम लोग आ चुके हैं। कहता है, नीचे दिए गए वक्तव्य हैं, नीचे 2 वक्तव्य हैं। कथन ए, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। उपयुक्त संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सत्य है? बताइए। दोनों सत्य है, परंतु आर्य का सही स्पष्टीकरण नहीं है। चलिए, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन में है, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम है तथा भावी आवश्यकताओं के मद्देनजर इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान भी है। दूसरी ओर इनमें विभिन्न देशों के संविधानों से तथ्य एवं विचार ग्रहण किए गए हैं, अतः इसे एक गृहीत संविधान भी कहा जाता है। गृहीत मतलब वो दूसरे से लिया हुआ। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों ही सही है, परंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। 52 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। कौन किया था? ऑप्शन नंबर सी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। एक्सप्लेनेशन है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आजाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनैतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? ये कहा था डॉक्टर महात्मा गांधी ने। भारत की स्वतंत्रता के उपरांत महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। भारत की स्वतंत्रता के उपरांत महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया, मतलब अब ये दल नहीं रहे तो अच्छा है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है? कहता एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वो लोग जीवन फूंकते हैं जो इनका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है, जिसके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। तो ये है कथन राजेंद्र प्रसाद का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है आपका, प्रश्नगत कथन संविधान सभा के अध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का यह कथन 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान को अपनाए जाते समय दिए गए उनके वक्तव्य का अंश है। ठीक है।
55 नंबर है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? तो डी, आइवर जेनिंग्स का। आइवर जेनिंग्स का प्रस्तुत कथन आइवर जेनिंग्स का है। उसका मानना था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है। किसने कहा था? संविधान सभा कांग्रेस की थी और कांग्रेस भारत का था। किसने कहा था? इसमें कहा होगा, ये कहा होगा शायद, ये ऑस्टिन ने कहा था संविधान सभा कांग्रेस की थी और कांग्रेस भारत का। यह वक्तव्य पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार ग्रेनविल ऑस्टिन का था। यह वक्तव्य उनकी पुस्तक द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। आगे है आपका, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य? ये तो कई बार हम दोहरा चुके, उसमें ही पढ़े थे, नोट्स में 15 थी। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ। उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। निश्चित रूप से कल से हम लोग लाइव में जुटेंगे इसी टॉपिक को लेकर के। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद आप लोगों का इतना देर टिकने के लिए।